चलिए देखते हैं 2025 का सीटेट, ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है ये, ठीक है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जूनियर स्तर का है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए सामाजिक विज्ञान, ठीक है, संपूर्ण सॉल्व पेपर है ये। इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और बाल शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस बुक में 2011 से 2024 तक के जितने सीटेट के एग्जाम हुए उसमें सब है, ठीक है। आज हम लोग 2014 का देखेंगे क्वेश्चन। कौन सा देखेंगे? 2014 में पूछा हुआ, अगर कहा जाए तो सेट नंबर 5वां होगा, ठीक है। कौन सा होगा? सेट नंबर 5वां। 2014 में 21 सितंबर 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सॉरी वो नहीं देखेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे 6 फरवरी 2024 वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये 4 सेट हम लोग पीछे में आप जाके पीछे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद आज देखते हैं 2014 का है, 16 फरवरी 2024 14 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसे स्टार्ट करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट क्या है? सीटेट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 16 फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी पियाजे कौन आते हैं? पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए करता है, यानी है विकास यानी आयु, ठीक है। ये क्या रहा? धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब जिन पियाजे के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता है, ठीक है। अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है? कौन सा लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है। जो विकास का एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से क्या है? संबंध है। यानी कह रहा अध्यापक या अध्यापिका ने यह अनुमान लगाया कि चूंकि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, इसलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? कौन सा होगा? चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ठीक है। यानी मानवीय विकास के आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश के सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है, अतः यह कथन समुचित है। यह कथन क्या है? समुचित है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिससे निहित होता है। क्या निहित होता है? ऑप्शन नंबर बी है, अंतः क्रियावत सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में अनौपचारिक संकेत। यानी अंतः क्रियावत सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत होता है, ठीक है। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जो बच्चों के अंतः क्रियावत सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत होते हैं। इन माध्यमों से बच्चों का समाजीकरण होता है। इन माध्यम से बच्चों क्या होता है? समाजीकरण होता है। अब है पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? कौन सा होगा? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्या है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के निहितार्थ को नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं भी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल नहीं दिया है। पियाजे के सिद्धांत में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अब छठा नंबर क्वेश्चन, यानी कौन सी कुहल वर्ग में नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? कौन सा होगा? चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। कह रहा है कुहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास सार्वभौमिक गोचर है, क्योंकि सामाजिक प्राणी
बनने के लिए मान्य व्यवहार संहिता को आत्मसात करना ही पड़ता है। इसलिए सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला होती है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक रचनात्मक। क्या आता है? सामाजिक, यानी कह रहा है सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों पर परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र क्या है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षाएं पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? कौन है? सामाजिक अंतःक्रिया। कौन है? सामाजिक अंतःक्रिया। यानी पियाजे भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते जबकि बायोस्की भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक समान संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा सिग्मा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे के बेहतर अंक प्राप्त हुए हैं। कौन होगा? 98%। कौन होगा? 98%। अब 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धि होती है। यानी गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कितने तरह की बुद्धि होती है? 7 तरह की बुद्धि होती है। ये सभी 7 प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतःक्रिया करती है, फिर भी वह मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसलिए मस्तिष्क के एक भाग में हुए क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। बहुस्तरीय शिक्षा क्या करना चाहिए? अपना। योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन होगा? रचनात्मक आकलन कभी संकलनात्मक हो सकता है। यानी रचनात्मक जो आकलन होता है कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों के अधिगम की सीमा को निर्धारित व उसमें सुधार के लिए आवश्यक है, किंतु कभी कभी यह रचनात्मक के साथ साथ संकलनात्मक हो जाता है, जिससे आकलन का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अबोधात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने का कहना है वह क्या है? रचनात्मक आकलन कर रही है। क्या कर रही है? रचनात्मक आकलन कर रही है। कर रहा है रचनात्मक आकलन के लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है किन किन कौशलों एवं दक्षताओं का आकलन करना है। दूसरा है तथा आकलन बिंदुओं के लिए कक्षा में कौन कौन से उपकरण काम में आ सकते हैं। तीसरा है और बच्चों के किन किन पक्षों का अभिलेख जारी रखा जा सकता है। अतः कोई अध्यापिका विद्यार्थियों को किस विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, तो वह रचनात्मक आकलन कर रही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण को मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? कौन करता है? एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। यानी एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। कह रहा है ब्लूम की वर्गीकृत शिक्षण के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों को वर्गीकृत से संबंधित है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य के वर्गीकृत से संबंधित है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों के 3 क्षेत्र बताए: संज्ञानात्मक, भावात्मक,
मनोवाहक, अतः एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण को मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? किसमें? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यानी वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षिका को छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को मूल्यों में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? किससे है? प्रवर्धित वाक्य से। किससे? प्रवर्धित वाक्य से, यानी प्रवर्धित वाक्य देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, सीखने में असक्त। अब 18 नंबर क्वेश्चन, सीखने में असशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप में संबंध है? किससे है? संग्रथित अधिगम। किससे है? संग्रथित अधिगम से है। अब है, सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन संग्रथित अधिगम प्रारूप से संबंध है। अब एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमनकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनकर्ता अनुभवों हेतु परिवेशों का निर्माण करते हैं। एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमनकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उत्तरदायित्व है? कौन सा है? विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ठीक है, यानी विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शनात्मक पुस्तक को निर्माण प्रदत्त कार्य प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। अब विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? किससे? जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना। अब है 22 नंबर क्वेश्चन, अधिगमन क्षमताएं अक्षमताएं क्या होती है? यानी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लंबदाक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लंबदाक वाले बच्चों में भी क्या होती है? पाई जाती है। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लंबदाक वाले बच्चे में भी पाई जाती है। अब है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समस्या समाधान पर या उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। समस्या समाधान उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। ठीक है, यानी समस्या समाधान पर उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, अतः विद्यालयों में पाठ्यचर्या को निरंतर समयानुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए। अब है 24 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता शैक्षिक संवाद क्या है? अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन, जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? कौन सा है? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अबोधनात्मक में से हस्तक्षेप करती है।
उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मक हस्तक्षेप करती है। अब अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करने के प्रयत्न करते हैं तो उनके लिए सबसे उचित है कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? कौन है? भावनाओं की आलोचना। भावनाओं की आलोचना। 27 नंबर क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना उत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? किससे है? अनुकूलन का स्तर। किससे है? अनुकूलन का स्तर। यानी आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर अनुकूलन का स्तर के अंतर के संबंध है। अब 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का सार्थक करता है? कौन करता है? मानवीय। कौन करता है? मानवीय। मध्याह्न भोजन के माध्यम से सरकार बच्चों को विद्यालय में रोके रखने और शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। यह मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत कार्य कर रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भोजन पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? किससे है? परिस्थितिकी। किससे संबंधित है? परिस्थितिकी से संबंधित है। यानी कुर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। प्राणी तथा वातावरण एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए उनके घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? कौन हो सकता है? बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है यानी कह रहा है, यानी कोई विद्यार्थी अगर कक्षा में ध्यान नहीं देता है तो ऐसा स्थान पर बैठाया जाए जहां वो कम से कम ध्यान भंग हो कर सके। ठीक है। अब देखेंगे हिंदी। क्या है? हिंदी देखेंगे। भाग 2 है हिंदी। चलिए देखते हैं 31 से 36 नीचे दिए गए काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प को चुनना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर्रर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया है? काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया है? यानी जिसे सांप काटते, किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कह रहा है जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है। ठीक है। निकल रहा है उपयुक्त में दी गई पंक्तियों में उन जनता की तरफ संकेत किया है जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने शोषकों को सचेत करना चाहा है कि तुम्हारे द्वारा शोषित उपेक्षित जनता जो खेतों खलिहानों में काम करती है वह जग चुकी है। अब 32 नंबर क्वेश्चन, समय के रथ का घर्रर नाद सुनो पंक्ति का अर्थ है। समय ने युद्ध नाद बजा दिया है। ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन, सिंहासन खाली करो जनता आती है पंक्ति का भाव क्या है? यानी राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। राजतंत्र के विरुद्ध क्या? लोकतंत्र का स्वागत। अब 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समान जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति कौन सी है? यानी जाड़े पाले की कसक सदा रहने वाली है। जाड़े पाले की कसक क्या है? सदा रहने वाली है। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, सांप किसकी ओर संकेत करता है? किसकी ओर? शोषकों की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, सुगबुगा उठना का अर्थ है क्या है? अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। अब 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य अपने निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजन इस्तेमाल करना। अब 38 नंबर क्वेश्चन, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? कौन सहायक है? सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना होता है। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना स्वाभाविक लेखन करने की क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। ऐसा करने से बच्चों की अपनी कार्य कुशलता बौद्धिकता को प्रकट करने का भरपूर अवसर मिल सकेगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर रहा सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनीतिक। यानी ऑप्शन नंबर बी है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह कथन उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों को जब तक सौंदर्य बोध और साहित्य बोध का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनका सामाजिक राजनीतिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य किसमें सहायक होगा? किसमें होगा? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। अतः भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए व्याकरण शिक्षण आवश्यक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन, अब उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधियाँ उपयोग नहीं हो सकती है? कौन सा है? मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ठीक है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना उपयोगी गतिविधि नहीं है। जबकि विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोग का विश्लेषण करना, पढ़ी गई कहानियों का नाट्य रूपांतरण करना एवं सूचना डायरी लेखन एवं विज्ञान लेखन का कार्य करवाना भाषा विकास के लिए उपयोगी विधि होता है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या है? आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि आगमन विधि है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, आधार वाक्य से नियम की ओर तथा तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर चलता है। अब 43 नंबर क्वेश्चन, क्या है? 43, यानी बच्चों का भविष्य भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस पर करता है? समृद्ध भाषा परिवेश है। यानी बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि भाषा एक संचित कौशल है जो कि उपयुक्त परिवेश में अधिक परिपक्व होता है। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे क्या करें? समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, क्योंकि यह उनके भाषाई विकास का परिचायक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की कौन सी सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न अंग हिस्सा होती है। यानी कह रहे हैं भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की, ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृति। क्या है? संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। यानी भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा संस्कृति सीखना भी, क्योंकि भाषा सीखना भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। जब तक हम उस भाषा की संस्कृति को नहीं सीखेंगे तब तक हम उस भाषा का पूर्ण परिचय नहीं हो सकते हैं। अब है 46 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना सर्वाधिक जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता और उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अवलोकन नहीं कर लेंगे तब तक हम उनके लिए उपयुक्त साहित्य का चुनाव नहीं कर सकते हैं। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की किसकी स्वाभाविक
सिनेमा एवं परिचार्ज प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, यानी क्या, चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्रता व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या होता है, बच्चों के विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों के स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। अब है 49 नंबर क्वेश्चन, मुदिता। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? यानी कविता का एक निश्चित भाव अर्थात नहीं हो सकता। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ क्या निश्चित नहीं हो सकता। अब मुदिता को इस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कविता का एक जैसा भाव नहीं होता। वह अलग अलग कविताओं में अलग अलग भाव देती है तथा उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो यह बताता है कि बालक की क्रमशः प्रगति किस प्रकार हो रही है। अब 51 नंबर क्वेश्चन, किस साहित्यक विधा को पढ़ाते समय आप स्वस्वर पठन का अनिवार्यता बदल देंगे? क्या है? एकांकी। क्या है? एकांकी। एकांकी विधा को पढ़ते समय स्वस्वर पठन पर अनिवार्य बल दिया जाता है, क्योंकि इससे भावानुसार शब्दों के उच्चारण कौशल में विकास होता है, जबकि आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत तथा जीवन में स्वस्वर पठन अपेक्षित नहीं है। ठीक है। अब निर्देशन 52 से 60 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। अब ये गद्यांश दिया है, पढ़ना है आपको। ठीक है। चलिए, गद्यांश हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन ये जान लीजिए कैसे क्या होता है। क्वेश्चन देखते हैं खाली इसका, गद्यांश का हमेशा चेंज होते रहता है। कैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक है? कौन सी है? जिनमें अहम और स्वहित का भाव हो। गद्यांश का विस्तार जान के कोई फायदा नहीं है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्य हानि की ओर ले जाता है? कौन ले जाता है? जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। यानी ऐसे कार्य जो अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर किए जाते हैं, जिनमें अहम भाव तथा स्वयं का स्वार्थ होता है। ऐसे कार्य जिनमें लोक संग्रह नहीं होता है, भव्य आदर्श नहीं होता, हानि की ओर ले जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है? किसका किया गया? जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश में ऐसे कार्यों का समर्थन किया गया है जो बुद्धि विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है? रुचि अरुचि। किसे कहा गया? रुचि अरुचि को। प्रस्तुत गद्यांश में रुचि अरुचि, पसंद नापसंद तथा स्वार्थी एवं अहम प्रेरित लोगों को शत्रु कहा गया है। अब 56 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है? कौन सा? विश्लेषण करना। क्या है? विश्लेषण करना। लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने के लिए विश्लेषण करने का मार्ग सुझाया है, क्योंकि लेखक ने कहा है कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और ये हर पल आप ही हानि ही करते हैं। इसलिए इससे बचने का व्यवहारिक मार्ग है अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करना। अब 57 नंबर, नकारात्मक का विलोम होता है सकारात्मक। नकारात्मक विलोम क्या होता है? सकारात्मक। अब 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वे हर क्षण आपकी हानि और ह्रास पर ही तुले हैं। वाक्यों के सर्वनाम किसके लिए आया है? किसके लिए? पसंद नापसंद के लिए। यानी गद्यांश में वर्णित है वे तो हर क्षण आपकी हानि या ह्रास करने पर ही तुले हैं। देखिए यहाँ पे 6 गो है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक में मैं तुम, निजवाचक में आप, निश्चयवाचक में वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में कौन क्या, संबंध में जो से,
ठीक है। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? यानी ना कौन सा है? ना, ना पसंद। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा हाजिर, ना हाजिर। क्या होगा? ना का किसका होगा? हाजिर। चलिए देखते हैं, ये गद्यांश पढ़ के देना था। ठीक है, चलिए ये कह रहा है हाजिर शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि हाजिर में गैर उपसर्ग लगाकर नया शब्द गैर हाजिर बनाया जा सकता है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्द से उपजोड़ सर्ग यानी कि योग से बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, स्वर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थ उपसर्ग को अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ देने वाला शब्द होता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। विश्लेषण का क्या होता है? संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होगा तथा संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होगा। संक्षेप का विक्षेपण होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संस्कृत। अब देखेंगे संस्कृत अथवा में है संस्कृत या इंग्लिश। ठीक है, संस्कृत देखते हैं। संस्कृत वैकल्पिक है। ठीक है, 61 से 66 गद्यांश के पढ़ के देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है, गद्यांश है ये। परितः इति अर्थे अत्र की पदम प्रयुक्तम। क्या होगा? समन्तः। क्या होगा? समन्तः। यानी परितः का आज से चारों ओर होता है, अर्थात परितः का भाव समन्तः होता है। वाक्य के अनुसार राजा शिबी ने अपनी करुणायुक्त एवं उदारता के गुणों से युक्त होकर नगर के चारों ओर धन धान्य समृद्ध दानशाला बनवाया है। अब है के दानवीरा सौभाग्यशील न। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा ये शरीरानी नानी अपि दातुम अवसरम प्राप्नुवन्ति। ठीक है, अब है 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये गद्यांश का, इसीलिए हम इसका डिस्कशन नहीं पढ़ रहे हैं। राजा की दृष्टवा चिंतनशील अभवत। क्या होगा? याचकानाम न्यून संख्या नाम होगा। राजा शिवी याचकों की न्यून अर्थात कम संख्या देखकर चिंतनशील हुआ। अब याचक धन धान्य से पूर्ण संतुष्ट थे। वे इच्छा से राजा के शरीर के अंगों की मांग की, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, जना अभिष्ठानी वस्तुनि कुतः प्राप्नुवन्तिम अस्मम। क्या होगा? दानशालात। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विज्ञाय पदे प्रत्यय अस्ति लप प्रत्यय। विज्ञाय पदे प्रत्यय लप प्रत्यय। ठीक है, अब 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अथ एकदा भगवान क बभू वाक्य कर्तुपदम अस्ति। क्या होगा? राजा। क्या होगा? राजा। 67 से 81 प्रदत्त विकल्प भेद समुचितम उत्तरम चुने। 67 से 81। ठीक है, कह रहा है अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषणता विकास इत्येन अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्राय अस्ति। क्या होगा? अबोधनार्थ सूचनानाय अदानाम प्रदानंच स्पष्टीकरणम पुनरुच्चारण च। यानी अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। इससे अबोधन की सूचना के आदान प्रदान, स्पष्टीकरण और पुनर्रचना का विकास होता है। अब है 68 नंबर क्वेश्चन है, समुचित। क्या है? समुचित भाषा कौशल क्रम मान्यते। क्या होगा? श्रवण भाषणम पठनम लेखन च। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, समुचित भाषा अधिगम। क्या है? भाषाधिगम तदैव भवन्ति यदा। क्या होगा? जीवन लक्ष्य मूल्यानि प्राप्तुं भाषा व्यवहारिकी भवति। ठीक है, सही भाषा अधिगम तभी होता है जब हम जीवन लक्ष्य के मूल्यों को प्राप्त करने के में भाषा व्यवहार का काम करते हैं, क्योंकि बिना इसके समुचित भाषा अधिगम नहीं हो सकता है। अब एक केचना छात्रा सूची लिखित उत्तरेतभ शीर्ष कर सहित समुचित उत्तरम अन्वेष्टि निर्दिष्ट पूर्वम एवं ते समग्रया
स्वरूप विषय किज्जत पृष्ठ इच्छन्ति इदम किम छात्रा। क्या होगा, सक्रिय रूपेण समग्र संदर्भ पूर्वानुमान प्रक्रियाएं संलग्न। यदि किसी छात्र को सूची लिखित उत्तर शीर्षक सहित उत्तर देने के लिए निर्दिष्ट किया गया है तो इसका अर्थ है कि छात्रों के पूर्वानुमान प्रक्रिया के आधार पर संलग्न क्रिया के लिए कहा गया है। ठीक है। अब 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, छात्रा संघर्ष वक्तुम इच्छन्ति गतिविधि अधिक उद्देश्यपूर्ण भवेत इतर्थ किम समीचीनम। क्या होगा, शब्दकोश इंद्रिष्ट प्रेरणम। ठीक है। छात्र सहर्ष बोलने की इच्छा रखते हैं, गतिविधि अधिक उद्देश्यपूर्ण होवे इस आस शब्दकोश देखने की प्रेरणा है क्योंकि इससे छात्र को भाषा के ज्ञानार्जन में अधिक सहायता मिलती है। संस्कृत है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा शब्द रहता है यार, इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा लाइक भी किया करो। मानवैस विचाराण प्रभावी संप्रेषण लिखित मौखिक रूपेण च मध्य परंपरम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुख तत्वम किम। क्या होगा, व्याकरणात्मक संरचना। मनुष्य के विचार से प्रभावी संप्रेषण लिखित एवं मौखिक रूप से बीच परस्पर संबंध का आधारभूत अथवा प्रमुख तत्व व्याकरणात्मक संगत है। अब 73 नंबर क्वेश्चन, अध्यापिका उदाहरण स व्याकरणात्मक संरचना पठयुत दृश्य श्रव्य उपकरणाम प्रयोगम करोति। छात्रा प्रभावी संप्रेषण लेखनन भाषणेन व एषां पाठित तत्वान् सम्यक उपयोगम कुर्वन्ति ऐसा प्रक्रिया अस्ति। क्या होगा, आगमनात्मिक। क्या होगा, आगमनात्मिकी। ठीक है। यानी कह रहा है अध्यापक अध्यापिका उदाहरण के लिए व्याकरणात्मक संरचना को स्पष्ट करने हेतु दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं। छात्रों के प्रभावी संप्रेषण लेखन एवं भाषा इन पठित तत्वों को सम्यक उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया आगमनात्मक प्रक्रिया कहलाती है। अब छात्र नाम लिखित कार्य संबंध त्रुटि संशोधन प्रभावी प्रक्रिया अस्ति। क्या होगा, संडेत द्वारा त्रुटि निर्देशन छात्रेभ्य च संशोधनार्थम अभिप्रेरणा दानम। अब छात्रों से संबंधित लिखित कार्य संबंध त्रुटि संशोधन की प्रभावित प्रक्रिया छात्रों को संकेत द्वारा त्रुटियों को बताना और संशोधन के लिए अभिप्रेरित करना होता है। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, छात्रा प्रायः सर्वत्र एवं प्रथम भाषणम अथवा तृतीय भाषणम अगंतु वक्तु च काठिन्यमय अनुभवन्ति छात्राणां सहायार्थ क समीचीन उपाय। क्या होगा, भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास करना। अब वाचन प्रक्रिया में नूतन अपरिचित शब्द का आशय ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम संपूर्ण संदर्भ का परिशीलन कर स्वयं ही अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, वाचन प्रक्रियायाम नूतन अपरिचित शब्द से अर्थ ज्ञानु प्रथम किम कर्तव्यम। क्या होगा, संपूर्ण संदर्भ परिशील्य स्वयंमेव अर्थ ज्ञानुम प्रयास। अब वाचन प्रक्रिया में नूतन अपरिचित शब्द का आशय ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम संपूर्ण संदर्भ का परिशीलन कर स्वयं ही अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। अब उच्च स्तरीय पठन अबोधन संदर्भे कानि तत्वानि प्रमुखानि। क्या होगा, यानी छात्र भाषायाम पुनर्लेखन पूर्ण वाक्य पाठ्य वस्तु संबंध भावष्टीकरण प्रमुख शब्दानां च विभिन्नेषु संदर्भेषु प्रयोग। यानी उच्च स्तरीय पठन अबोधन संदर्भ में छात्र भाषा का पुनर्लेखन पूर्ण वाक्य में पाठ्य वस्तु संबंधी भाव स्पष्टीकरण और प्रमुख शब्दों का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग प्रमुख तत्व है। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, लिखितानुच्छेदस्य आकलनार्थ प्रथम सोपानम अस्ति। क्या होगा, विषय वस्तु सार्थक विचाराभिगम च। यानी लिखित अनुच्छेद के आकलन का प्रथम सोपान विषय वस्तु की सार्थकता और विचार अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसी के माध्यम से संपूर्ण सार का अनुमान लग जाता है। अब 79 नंबर क्वेश्चन,
संदर्भ वैधविद गतिविधि विधि प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादीनां दृष्ट्या किम अनुदेशान छात्रेभ्य अधिकान अवसरान प्रददाति। क्या होगा? संडक संबंध, संडक संबंधम, कंप्यूटर एडेड, ठीक है, संगणक संबंधम यानी कंप्यूटर एडेड। संदर्भ वैदिक गतिविधि प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादि दृष्टि से संगणक संबंध अनुदेशन छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करता है। अब 80 नंबर है द्विभाषित कक्षा लाभकारिणी भवति यत्र छात्रा स्वमूल भाषायां लक्ष्य भाषायां च परंपरां वार्तालापं कुर्वन्ति कारणम् अस्ति। क्या होगा? भाषाद्वयं वक्तुं छात्रा अभिप्रेरिता भवन्ति, भाषाद्वयं वक्तुं छात्रा अभिप्रेरिता भवन्ति, यानी कोई भी छात्र अधिगम ज्ञान प्रयोग करने में असमर्थ है। जैसे अनुवाद प्रक्रिया में उपयुक्त शब्दों के चयन में उपयुक्त रूप से निर्मित श्रेणीकृत अभ्यास पत्र से अभ्यास करना इसका समाधान है। अब 81 नंबर क्वेश्चन है कॉपी छात्रा कापी छात्रा अधिगत ज्ञानम प्रयुक्तम असमर्थ यथा अनुवाद प्रतिक्रियार्थम उपयुक्त शब्द चयनम संदर्भे किम समाधानम। क्या होगा? उपयुक्त रूपेण निर्मित श्रेणीकृत अभ्यास पत्र अभ्यास कार्यम, यानी कोई भी छात्र अधिगम ज्ञान प्रयोग करने में असमर्थ है। जैसे अनुवाद प्रक्रिया में उपयुक्त शब्दों के चयन में उपयुक्त रूप से निर्मित श्रेणीकृत अभ्यास पत्र से अभ्यास करना इसका समाधान है। अब है 82 से 90 निम्नलिखित छेदाधारितानान प्रश्नान समुचित उत्तरम सुनिश्चित। ठीक है, इसको पढ़ के हम लोग को उत्तर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मधुर संडितोपादनस्य कारणस्य आसीन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है एक बार स्वाति नामक मुनि प्यास से पीड़ित था हुआ। ठीक है, एक आह्लाद कर शब्द का अनुसरण कर पर्वत से गिरते सूखे पत्ते पर जब जल बिंदु मधुर संगीत की ध्वनि पैदा कर रहे थे। अब 83 नंबर क्वेश्चन है मृदंग इति साधनात् आविष्कार अस्ति। क्या होगा? अब स्वाति नामक मुनि, ठीक है, यानी उस ध्वनि का अनुसरण कर मुनि शीघ्रता से अपने आश्रम में लौटकर संगीत साधनों से उत्पन्न गति ध्वनि बड़ी सूक्ष्मता से खोजा। उस संगीत साधन का नाम मृदंग रखा। अब 84 नंबर क्वेश्चन है संगीत साधनां निर्माणस्य अत्यावश्यकम अस्ति। क्या होगा? यानी प्रतिध्वनि विज्ञानस्य ज्ञानम, यानी संगीत साधनेषु प्रतिध्वनि उत्पादनार्थ यह सूक्ष्मकरम आवश्यकता तम अवनिष्टवान स, अर्थात संगीत साधन में प्रतिध्वनि उत्पादन के अर्थ का सूक्ष्मकरम आवश्यक है। संगीत साधनों के निर्माण के लिए प्रतिध्वनि विज्ञान का क्या है? ज्ञान आवश्यक है। 85 नंबर है बीज निर्माण प्रक्रिया संबंध वर्णन प्राप्यते। क्या होगा? वृक्षायुर्वेद। क्या? वृक्षायुर्वेद कह रहा है बीज निर्माण प्रक्रिया का वर्णन वृक्षायुर्वेद में प्राप्त होती है। महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेद वृक्षों से संबंधित विधि प्रक्रिया का वर्णन है। अब 86 है रेखा गणित संबंध पाइथागोरस इति संबंध मूलतः दृश्यते। क्या होगा? सूत्रेषु रेखा गणित से संबंध पाइथागोरस सिद्धांत मूल रूप से सुलभ सूत्र पर आधारित है। किस पर है? सुलभ सूत्र पर आधारित है। अब 87 नंबर क्वेश्चन है न केवलम संडित शास्त्रे संप्राप्तां गंभीराद्यम सिद्धांतम संप्रत्यय इति वाक्य कर्मपदम अस्ति। यानी न केवल संगीत शास्त्र में ही अपितु गणित शास्त्र भौतिक शास्त्र रसायन जीव विज्ञान आयुर्वेद धनुर्वेद भू विज्ञान खगोल विज्ञान नक्षत्र विज्ञान धातु विज्ञान रत्न विज्ञान विभाजन विज्ञान वस्तु विज्ञान शिल्प विज्ञान और सैन्य विज्ञान में भी गंभीर अध्ययन करके अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। अब 88 नंबर है यत संदिग्ध साधनाम
निर्मितवान डैश डैश वाक्य निर्मितवान क्रियापदस्य कुर्तु पदम अस्ति। क्या होगा? स्वाति मुनि। क्या है? स्वाति मुनि। यानी इस प्रकार संगीत साधन निर्मित किया कि इस वाक्य में निर्मितवान क्रियापद का कर्तृपद स्वाति मुनि है। ध्यातव्य हो कि स्वाति मुनि ने ही प्यासे को बुझाने के लिए जल की खोज में इधर उधर भ्रमण करते हुए सूखे पत्ते पर पर्वतों से गिरते जल बूंदुओं से प्रादुर्भूत नाद से मृदंड की खोज की। अब 89 नंबर क्वेश्चन। अत्र अभूतपूर्वा इति पदम अस्ति। क्या होगा? विशेषण पदम। क्या विशेषण दिया गया? अभूतपूर्व शब्द विशेषण पद है। ठीक है। संस्कृत में विशेष के लिंग वचन विभक्ति के अनुसार विशेषण का रूप बदलता है। ठीक है। अब 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर कह रहा है जनयति अस्मम इति क्रियापद प्रयोग अस्ति। क्या होगा? भूत कालार्थे। ठीक है। यानी जयंती अस्मम यह भूतकालिक क्रिया है। ठीक है। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन, वैकल्पिक में सामाजिक अध्ययन। ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? कौन सा है? 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना है। ठीक है। आंसर होगा जैसे कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा का बंद करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। करेंसी जारी करना, अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करना तथा ट्रेनों को संचालन करना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। किसमें है? गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। ठीक है। अब 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? कौन सा नहीं है? जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जो कि क्या है? सामाजिक नहीं है। सामाजिक विज्ञापन वे होते हैं जो समाज के अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं तथा उनमें समायोजन एवं सहयोग की भावना का विकास करते हैं। जीवन बीमा एक व्यक्तिगत लाभ की विषय वस्तु है। जीवन बीमा निगम का स्लोगन जिंदगी के साथ भी जीवन के बाद भी विज्ञान नहीं है। अब 94 नंबर क्वेश्चन है ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिससे महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। लैंगिक संवेदनशीलता, पीने का पानी, हत्याएं, भावनाओं को गिराना। किसको नहीं किया? ऑप्शन नंबर बी है कह रहा है यानी वर्तमान समय में मीडिया उद्योग में जो खबर छापने की प्रतिद्वंदिता शुरू हुई है उसे वास्तविक सामाजिक मुद्दों का लोप हो गया है जिनका असर क्षेत्र विशेष ही नहीं व्यक्तिगत स्तर पर पड़ता है, जैसे पीने का पानी। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। कौन होगा? सी शक्तियों का पृथक्करण। क्या होगा? शक्तियों का पृथक्करण। अब 96 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? किसके बारे में है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके हैं। ठीक है। यानी जैसे कि DK बासु दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब 97 नंबर को सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? क्या निर्णय दिया था? जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल। ठीक है। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा अधिकार शामिल भी है। अब 98 नंबर क्वेश्चन वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षण किस विशेषता को शामिल नहीं करता है? पहला है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को विचार करना, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। सी है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल देना। डी है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षण की विशेषताओं में न केवल अधिगम शैक्षिक पक्ष पर बल दिया गया है बल्कि अधिगम के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल दिया गया है। अब है 99 नंबर क्वेश्चन एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को आवश्यक बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्ण अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
यानी नए प्रकार के कार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी नए प्रकार के कार्य देने की प्रक्रिया के तहत शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को उसके अधिगम उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है, तभी वो बच्चा करके मैंने पूरा कार्य कर पाएगा। अब है 100 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया है। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां किया है, इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे चुनिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। अब 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सामाजिक क्या है? सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होता है। पहला है विषय आधारित कार्यों में, दूसरा है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, तीसरा है यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, चौथा है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए हो। उपरोक्त विकल्प में कौन सा दो सही है? कौन है? पहला और चौथा है। कैसे सही है चलिए देखते हैं। कह रहा है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य विषय आधारित तथा अपने परिवेश के हिसाब से सामूहिक होते हैं। वह परिवेश बालक का विद्यालय कक्षा उसका घर होता है, अतः विकल्प पहला और चौथा दोनों सही है। यानी 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण क्रियाक्रम अनिवार्य है, क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। ये सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य होते हैं। अब 103 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझाने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? क्या होगा? सर्वेक्षण परियोजना। क्या होगा? सर्वेक्षण परियोजना। अब 104 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने की सुझाव दिया था? कौन होगा? विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लाई गई। इस नीति में विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में पढ़ाने के लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया था। अब 105 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। अब उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार युक्त है? कौन सा होगा? कौन सा होगा चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, कह रहा है विषय वस्तु कई भागों में बांटकर उसके समानता तथा असमानता के आधार पर अध्ययन करने से उस विषय वस्तु के संबंधित समझ विकसित होती है तथा उसके बारे में लिखना आसान हो जाता है। ठीक है। अब 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? क्या है? कहानी बोर्ड उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। अब सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री इस प्रकार होनी चाहिए कि छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके तथा साथ ही उसे संबंधित समस्याओं को पूछकर उसका समाधान कर सके। ठीक है। अब 108 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए क्या किया जाता है? स्थानीय संसाधनों के प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। यानी कह रहा है पाठ्य पुस्तक को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। अब 109 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
अध्यापक को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ठीक है, यानी लैंगिक भेदभाव तथा सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दबाव के द्वारा संवेदनशीलता नहीं बढ़ाई जा सकती है, इसलिए अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए छात्रों को कहना चाहिए, तत्पश्चात उनके अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। अब 110 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। अब 111 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। ठीक है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार बच्चों को भूगोल की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके। ठीक है, अब 112 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है? 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? किसको अपनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा दें। यानी कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति ऐसे संसाधन इस प्रकार के होने चाहिए जो विद्यार्थियों के रचनात्मक अथवा आलोचनात्मक विस्तार करते हैं। अब 113 नंबर क्वेश्चन है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है, क्या होता है? स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, अब किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चों में स्वतंत्र सोच की प्रवृत्ति का विकास तथा सहयोग की भावना का विकास हो सके। अब इसके लिए कक्ष का वातावरण अत्यंत सुगम प्रजातांत्रिक है। अब 114 नंबर क्वेश्चन है, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंशतः तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विश्लेषण करना। क्या कहलाती है? विश्लेषण करना। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विश्लेषण करना कहलाती है। अब 115 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। ठीक है, यानी कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाना तथा समय सारणी लागू करने से समय का सदुपयोग हो सके। अब 116 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत होता है? किसका विपरीत होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेरक अधिगम प्रतिपादक शिक्षण अधिगम के विपरीत होता है। प्रेरक अधिगम प्रतिपादक शिक्षण अधिगम के क्या होता है? विपरीत होता है। अब 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमयित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमयित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अब शिक्षण में अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमयित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच की प्रवृत्ति विकसित होती है। अब 158 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी के नाम से जाना जाता था। यानी बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन पूरे भारत में चला था। इसी समय 1930 में आंध्र में वंदे मातरम आंदोलन चले, जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में चलाया गया। अब निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लोलक किया था? कौन होगा?
ताराबाई शिंदे। कौन होगा? ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे द्वारा स्त्री पुरुष तुलना 1882 में मराठी भाषा में प्रकाशित नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया गया। इस पुस्तक पर लैंगिक भेदभाव की आलोचना की गई जो स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक रूप से व्याप्त थे। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसा मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? क्यों किया? भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। यानी भारत में 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना था जो क्लर्क के रूप में अपनी सेवा दे सके तथा कंपनी को प्रति वफादार रहे। अब 121 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ है? कौन सा हुआ है? भारत ब्रिटेन औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए क्या बड़ा बाजार बन गया था। यानी 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक विस्तार हुआ और अंग्रेजों ने भारत के एक बड़े बाजार के रूप में प्रयोग किया जहां अंग्रेजी उद्योग से निर्मित उत्पादों को बेचा जाता था। अब 122 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है? कौन है? अस्थायी समझौता। कौन है? अस्थायी समझौता। ठीक है। अब 1973 क्या है? 1793 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत बंगाल से की गई और लागू किया गया जिसमें कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता हुआ। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। इस व्यवस्था को ताल्लुकदारी व्यवस्था और रिश्तेदारी तथा जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब 123 में क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया था? इसमें 1857 के विद्रोह में, यानी लखनऊ में 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध शुरुआत की थी। कौन? बेगम हजरत महल ने। अब 124 नंबर क्वेश्चन, यानी किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरित किया गया? किससे? 1858 का अधिनियम। ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कौन था? यानी 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 ईस्वी में एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन के संचालन का कार्य कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के यानी स्थानांतरित कर दिया गया तथा क्राउन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत प्रशासन का कार्य चलाने लगे। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। अब 125 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्यों थे? बलात मजदूर। कौन थे? बलात मजदूर। यानी मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात मजदूर। ठीक है। अब 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। यानी चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में मणिग्राम तथा नानदेशी संस्था का उल्लेख हुआ है। यह व्यापारिक श्रेणियां थी। मणिग्राम व्यापारिक श्रेणियां आंतरिक व्यापार करते थे जबकि नानदेशी व्यापारिक श्रेणियां विदेशों से व्यापार करते थे। अब 127 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए कुछ स्थानों को वर्तमान राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं का प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर सी होगा। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है चिरांद। क्या है? चिरांद। चिरांद कहाँ पाया गया था? बिहार में। चिरांद बिहार में। ठीक है। अब है कोल्डिहवा। कहाँ? उत्तर प्रदेश। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। बुरजोम कश्मीर। बुरजोम कश्मीर। हालूर आंध्र प्रदेश। हालूर कहाँ पाया गया था? आंध्र प्रदेश। 128 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? कितनी बार आया? यानी ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार व यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। अब 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? कौन सा है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। ठीक है। यानी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की विशेषता है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारिक का
समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण ये दोनों धर्म देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार कर पाए। अब है 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जो निम्न जातियों के उत्थान एवं उनके हितों के लिए अथक प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा कि उच्च जातियों की उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। ठीक है। अब 131 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? कौन सा है? प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायक करता है। अब 132 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरमेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियमों के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सके? वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। ठीक है। जैसे में पहला सदस्य की आयु 35 से 70 वर्ष के बीच रही, वे वेदों का ज्ञान रखते हो, 1.5 एकड़ की भूमि का स्वामी हो, चौथा है जिसका स्वयं घर हो। ठीक है। अब 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? कौन है? राजा ने उसकी कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। ठीक है। ग्राम प्रमुख ग्राम भोजका की नियुक्ति राजा द्वारा राजस्व एकत्र के लिए किया गया था। यह पद वंशानुगत होता था। अब 134 नंबर क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? कौन है? रासायनिक गुण, परंपरागत एवं संरचना। रासायनिक गुण, परंपरागत एवं संरचना का। ठीक है। मृदा के गुणों का निर्धारण उनकी जनक चट्टानें करती है। जैसे गुण जनक चट्टान का होगा, उसी आधार पर मिट्टी की संरचना रासायनिक गुण तथा परंपरागत होती है। अब 135 नंबर क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों के साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विवृद्ध खान खनन कहते हैं। यानी पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई धरातल के निकट में स्थित होते हैं, वे पृष्ठीय स्तर के हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विस्तृत खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो अत्यधिक गहराई में होती है, उनको खनन द्वारा निकालने की विधि प्रवेदन कहते हैं। अब 136 नंबर, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में पाई जाने वाली चट्टानें दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसे डक्कन ट्रैप भी कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निकालने वाले लावा से हुआ है। अब 137 नंबर क्वेश्चन, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्रिया। क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्रिया कहते हैं। अब 138 नंबर, अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले। 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? कौन सा होगा? समूचा प्रौद्योगिकी उद्योग। अब 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी किस क्षेत्र को विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भूमध्य क्षेत्र को। यानी विश्व का फल उद्योग भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फलों जैसे नींबू, संतरा आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब है 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? कौन करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र। कौन करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र करता है। उच्च ज्वारीय क्षेत्र जहाजों के नौकायन में सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा जहाजों के बंदरगाहों से आसानी से निकाला जाता है। अब 142 नंबर, पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों का वापस पृथ्वी पर कौन सा परिवर्तित करता है? तापमंडल। कौन करता है? तापमंडल। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर आयन मंडल द्वारा परिवर्तित किया जाता है। आयन मंडल तापमंडल का एक परत होता है। अब 143 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता है रहे,
निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे तो। ठीक है। अब 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। सतत पोषणीय विकास के द्वारा संसाधनों का ऐसा संतुलन उपयोग किया जाता है जिससे हमारे वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा रहे। अब 145 नंबर क्वेश्चन है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच में क्रमशः 15 डिग्री तथा 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? कितना का अंतर होगा? 2 घंटे का अंतर होगा। यानी 0 डिग्री देशांतर के दोनों तरफ 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम देशांतर मध्य दूरी 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री यानी 30 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर तय करने में समय 4 मिनट का लगता है। यानी 1 डिग्री का कितना होता है? 4 मिनट होता है। 30 डिग्री देशांतर क्या होगा? 30 गुना 4 बराबर कितना होगा? 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, न्यूनतम वेतन अधिनियम यानी क्या कहता है? निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि असंगठित क्षेत्र में के मजदूरों को वेतन निश्चित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17 को। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में यानी अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा की गई है। अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अब 147वां क्वेश्चन है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी। क्या है? गरीबी। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों क्या करता है? रक्षा करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिया गया है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय की मदद ले सकता है। अब 150 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? यानी पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ठीक है। यानी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्रों पुत्रियों तथा उनकी माताओं पारिवारिक संपत्ति में क्या होता है? बराबर का हिस्सा होता है। यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।